हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वैसे आज की वीडियो में क्या होने वाला है खास, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं सुना और अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है और बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहले पार्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन थे जिन्होंने ये पूरा सब कुछ डिजाइन किया। और दूसरे पार्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से पॉलिसी चेंजेस जो हुए हैं और हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको अगर पहले पार्ट पे आ जाता हूं तो बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार जैसे मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी वो 2014 से ही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाए। इसका रीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि हमारा जो प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा लचर और एकदम ही बेकार किस्म का है। वो ना ही इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे खड़ा उतरता है, ना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट इसे चेंज करना चाहती थी। और अगर आप प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की बात करो तो वो बिल्कुल रट्टापंथी पे फोकस करता है कि आप कितना रट सकते हो और एग्जाम में जाके वॉमिट कर सकते हो। वहां पे कोई भी चीज से लेना देना नहीं है कि बच्चे का स्किल इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो अभी जो प्रेजेंट में जो एजुकेशन सिस्टम आई है वो कोशिश करती है कि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो और बच्चों का जो टैलेंट है वो निखर के आए। इसी होलिस्टिक अप्रोच के कारण गवर्नमेंट ने ये न्यू एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। बताना चाहूंगा कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक बहुत ही महान शख्स को दी गई थी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर के कस्तूरी रंगन। मिस्टर के कस्तूरी रंगन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और उनका एक पैनल बनाया गया, एक्सपर्ट्स का पैनल, जिसे वो हेड कर रहे थे। और इस एक्सपर्ट के पैनल में जो जो मेंबर्स थे वो प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट और बहुत ही ज्यादा रिनाउंड पर्सनालिटीज इसमें शामिल थे। और उन्होंने गवर्नमेंट को अपने ओपिनियंस और सजेशंस एक ड्राफ्ट में भेजा ताकि अच्छे से गवर्नमेंट इसे समझ सके और गवर्नमेंट को अगर ये ठीक लगता है तो इसे इम्प्लीमेंट कर सके। और ये बहुत ही अच्छी पैनलिस्ट की टीम थी जो एकदम गजब का इन्होंने सजेशंस दिया। और ये सारे क्या क्या सजेशंस थे जिसे गवर्नमेंट ने माना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। तो ये हमारा पहला पार्ट था। तो अब दूसरे पार्ट में हम आ जाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस की बात की जाए तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, देखिए जो पहला हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 के बेसिस पे चलता था। मतलब क्लास 10 तक एक तरफ और +2 11 12 एक तरफ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे तोड़ दिया है। गवर्नमेंट ने इसे बनाया है 5+3+3+4। ये क्या होता है ये फॉर्मूला, ये मैं आपको इसका क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है फाउंडेशन लर्निंग स्कूल, जहाँ पे बच्चों का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा और उनको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो स्टेप होता है जो 3 साल होते हैं, 3, 4 और 5, उसे गवर्नमेंट कहती है प्रिपरेटरी स्कूल। यहाँ पे बच्चों का प्रिपरेशन कराया जाएगा, उनको डेवलप कराया जाएगा उनके स्किल्स को। उसके बाद जो स्टेज आता है उसे कहते हैं हम प्राइमरी स्कूल, जो कि होगा 6, 7 और 8। और एक होता है सेकेंडरी स्कूल, वो होगा 9, 10, 11, 12। और बताना चाहूंगा जो बच्चों का एज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो इनिशियल लेवल पे मैंने बताया कि प्री स्कूल से लेकर क्लास 2 तक उनका एज होगा 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे। ये करेक्ट एज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी एज में बच्चों को एडमिशन मिल जाना चाहिए स्कूल्स में। दूसरा आता है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक का, 3, 4, 5। यहाँ पे बच्चों का एज होना चाहिए 8 साल से लेकर के 11 साल के बच्चे। वहीं 6, 7, 8 का जो एज होना चाहिए वो होना चाहिए 11 साल से 14 साल के बच्चे। और जो 9, 10, 11, 12 का जो ये ब्रैकेट है उसमें एज होना चाहिए 14 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे। और जैसे आप 12th क्रॉस करो वैसे आप एडल्ट बन जाओ, ठीक है, मतलब मेजर बन जाओ, 18 साल आप क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। ये थी कुछ एजुकेशन सिस्टम की बात जो मतलब स्कूल लेवल पे हुई है। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जैसा अगर आपने कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़ी हो, गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने पढ़ाई की हो तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 1 से शुरू होता था। लेकिन अभी आपको बताना चाहूंगा गवर्नमेंट ने प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट भी अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में लाने का डिसाइड किया है। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां सब में प्रिलिमिनरी एजुकेशन दी जाएगी, जो मतलब प्री स्कूल्स हैं वो सारे सेटअप किए जाएंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे। बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं कि क्लास 12 में उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी को चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बोर्ड पे डिपेंडेंस को कम किया जाएगा और बोर्ड का क्वेश्चन पेपर
इजी टू मॉडरेट लेवल में रहेगा, ताकि सारे बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकें और जो इतना सुसाइड वगैरह का केसेस होते हैं वो सबको अवॉइड किया जाए। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट उन विद्यार्थियों को भी एक मौका देगी जो मान लीजिए कि 12th में या 10th में फेल हो जाते हैं, तो उनको एक मौका गवर्नमेंट और देगी ताकि वो इजीली उसे क्रैक कर सकें, या फिर वो इस एग्जाम में अगर फेल है तो उसे पास कर सकें, और अगर किसी का नंबर कम है तो उसे इंप्रूवमेंट के तौर पे यूज कर सके, मतलब सेकंड अटेम्प्ट उनको मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, जो ग्रेजुएशन, जैसे आप अगर 12th पास कर गए तो आप जाओगे ग्रेजुएशन करने। तो आपको बताना चाहूंगा जो ग्रेजुएशन का नया सिस्टम है वो 3 साल की जगह अब 4 साल का हो चुका है। अगर आप सबको याद होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ साल पहले उन्होंने भी ऐसा ट्राई किया था 4 साल का ग्रेजुएशन, लेकिन बच्चों के प्रोटेस्ट और हंगामे की वजह से उन्हें ये बंद करना पड़ा था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं सब जगह अब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। और इससे बेनिफिट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स को? अब स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारा 1 साल ज्यादा वेस्ट होगा, तो उसका जो सोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आई है उनका ये कहना है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे दूसरी बात है, अगर आप अभी प्रेजेंट सिस्टम में हो जैसे हमारे जैसे कैंडिडेट्स जो 3 साल का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का जो मास्टर्स कर चुके हैं वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे आप ये समझते हो कि अभी एमफिल पर जो डिपेंडेंस था वो बिल्कुल ही गवर्नमेंट खत्म कर देना चाहती है और 1 साल जो वेस्ट होता था उसे अब गवर्नमेंट नहीं करवाना चाहती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आपको समझनी चाहिए थे। अब आपको एक और बात, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा हमारे भारत सरकार में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने इस एचआरडी मिनिस्ट्री को नाम चेंज कर दिया और इसका नया नाम है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इससे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक माइंडसेट के लिए चेंज करने के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ये चाहती है कि जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपको पता होगा कि हमारे स्कूल में 2 लैंग्वेजेस हुआ करते हैं। अगर आप इंग्लिश लेते हो, इंग्लिश तो आपका रहता ही है, अगर सीबीएसई आईसीएसई स्कूल की बात की जाए, बाकी आपका एक रीजनल लैंग्वेज रहता है। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नए प्रपोजल के साथ आई है। उनका कहना है कि 3 लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाने चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा लैंग्वेज सीख सकें, और उनका ये कहना है कि 3 में से 2 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। इससे आप क्या समझते हो? इससे आप ये समझते हो कि एक इंग्लिश तो आपका जैसा था वैसे रहेगा, लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस की बात की जाए एक हिंदी तो आपका रहना ही है, और थर्ड लैंग्वेज अगर आप बंगाल से हो तो बंगाली रहेगा, अगर आप गुजरात से हो तो गुजराती रहेगा। ऐसे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस होंगे, वो गवर्नमेंट लाना चाह रही है। अब आते हैं दूसरी बात, एक और बात जो आपको जानने लायक है। आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज की देखभाल करता है और यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड सारे मैटर्स को डील करता है और डिसीजन लेता है। उसी तरह अगर टीचर्स ट्रेनिंग की बात की जाए, अगर बीएड वगैरह आप करते हो तो वो एनसीईटी के अंदर आता है, और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एआईसीटीई के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की उन्हें कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए बस एक ही इंस्टीट्यूशंस काफी है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मिलाकर एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो सारे कामों को देख सके और यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर सके सारे इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और डिसीजन भी लिया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हो तो कन्वेंशनल जो एजुकेशन, ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। वहाँ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन एक चीज जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, अगर आप मान लीजिए साइंस के हो तो भी आप कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर में रख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे अगर आप पढ़ रहे हो फिजिक्स तो फिजिक्स के साथ आप ऑप्शनल में रख सकते हो बेकरी एज अ सब्जेक्ट। वहीं अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के साथ कुकिंग भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, ताकि गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करना चाहते हैं कि अगर आप एक किसी लाइन पे हो तो ऐसा ना हो कि दूसरा लाइन आपको छोड़ना पड़े। आप अपने पैशन के हिसाब से या आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपका अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ये सारी चीजें कुछ थी जो आज के एजुकेशन सिस्टम में जो 2020 में जो लॉन्च हुआ उस पर उससे रिलेटेड थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में ज्यादा जानकारी हो। और आप क्या सोचते हैं इस नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। मुझे जानने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आपका क्या सोच है। चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के पूछ सकते हैं और मैं हमेशा की तरह आपका रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।